स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। फिनटेक उद्योग में सैंडबॉक्स दृष्टिकोण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. वित्तीय उत्पादों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाना। बी. ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ाना। सी. एन्क्रिप्शन के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन की सुरक्षा में सुधार करना। डी. नियामक प्रभाव के बिना नवीन वित्तीय प्रौद्योगिकियों के परीक्षण के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सैंडबॉक्स दृष्टिकोण। सैंडबॉक्स दृष्टिकोण विनियामक प्रभाव के बिना नवीन वित्तीय प्रौद्योगिकियों के परीक्षण के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करना है। इसका अर्थ है कि किसी तकनीक या प्रणाली को अपनाने से पहले प्रयोग करना और सीखना। यह दृष्टिकोण विफलताओं के प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करता है। सैंडबॉक्स में फिनटेक स्टार्टअप पूर्ण पैमाने पर लॉन्च से पहले अपने उत्पादों या सेवाओं से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. खाद्य उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुल्कों को विनियमित करना। बी. अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक स्थापित करना। सी. विभिन्न आयु समूहों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश बनाना। डी. कृषि में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के उपयोग को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोडेक्स एलिमेंटेरियस यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए खाद्य मानकों का एक संग्रह है। यह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों, दिशा निर्देशों और अभ्यास संहिताओं को रेखांकित करता है जो इस अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार की सुरक्षा, गुणवत्ता एवं निष्पक्षता में योगदान करते हैं। इसमें उपभोक्ताओं को वितरण के लिए सभी प्रमुख खाद्य पदार्थ हो, चाहे वे प्रसंस्कृत हो, अर्ध प्रसंस्कृत हो या कच्चे हो, के लिए मानक शामिल है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वतंत्रता के बाद के युग में पहली आचार समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। 2. यह संसद के सदस्यों की आचार संहिता को लागू करती है। 3. यह सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आचार समिति। राज्यसभा में आचार समिति का गठन वर्ष 1997 में और लोकसभा में वर्ष 2000 में किया गया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह संसद सदस्यों की आचार संहिता को लागू करता है और कदाचार के मामलों की जांच करता है तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है, अतः कथन 2 सही है। विशेषाधिकार समिति अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है। यह सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण यानी AERA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह नरेश चंद्र समिति की सिफारिश पर गठित एक वैधानिक निकाय है। 2. यह प्रमुख हवाई अड्डों पर वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य शुल्कों को नियंत्रित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण यानी AERA यह नरेश चंद्र समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, अतः कथन 1 सही है। यह प्रमुख हवाई अड्डों पर वैमानिकी सेवाओं, हवाई यातायात प्रबंधन, विमान की लैंडिंग और पार्किंग, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं के लिए टैरिफ तथा अन्य शुल्क को नियंत्रित करता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट के प्रसार को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। 2. इसका उद्देश्य वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स के निर्माण के माध्यम से पूरे देश में एक सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित करना है। 3. सार्वजनिक डेटा कार्यालय वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करते हैं और उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस संचार मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट के प्रसार को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लॉन्च किया गया था, अतः कथन 1 सही नहीं है।
इसका उद्देश्य वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स के निर्माण के माध्यम से पूरे देश में एक सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित करना है। अतः कथन 2 सही है। पीएम वाणी इकोसिस्टम में पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, ऐप प्रदाता और सेंट्रल रजिस्ट्री शामिल है। पब्लिक डेटा ऑफिस वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करते हैं और उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करते हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, शेल कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे फंड रखने और किसी अन्य इकाई के वित्तीय लेन देन का प्रबंधन करने के लिए बनाया जाता है। 2. पारंपरिक कंपनियों की तरह उनके पास कर्मचारी होते हैं और एक्सचेंजों पर उनका कारोबार होता है। 3. शेल कंपनी स्थापित करने से कर लाभ मिलता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शेल कंपनी एक ऐसा व्यवसाय है जो धन रखने और किसी अन्य इकाई के वित्तीय लेन देन का प्रबंधन करने के लिए बनाया जाता है। अतः कथन 1 सही है। पारंपरिक कंपनियों के विपरीत शेल कॉरपोरेशन में कर्मचारी नहीं होते हैं और एक्सचेंजों पर उनका कारोबार नहीं होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। शेल कंपनी स्थापित करने से कर लाभ भी मिलता है। विदेशी कंपनियां पनामा जैसे कर मुक्त देशों में शेल कंपनियां बना सकती हैं और अपने देश में कर बिल कम कर सकती हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में गठित कोप्पिलिल राधाकृष्णन समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. विश्वविद्यालयों के कामकाज में वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना। बी. पूरी तरह से परीक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण करना और किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए उपाय सुझाना। सी. भारत में कृषि शिक्षा का अध्ययन और सुधार करना। डी. भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार की समीक्षा करना और सुझाव देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोप्पिलिल राधाकृष्णन समिति। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए कोप्पिलिल राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। पैनल को संपूर्ण जांच प्रक्रिया का विश्लेषण करने और प्रणाली की दक्षता में सुधार लाने तथा किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए उपाय सुझाने का कार्य सौंपा गया है। यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की मानक संचालन प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा भी करेगा। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय घाटे का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. सरकार की कुल राजस्व और उधार सहित कुल व्यय के बीच का अंतर। बी. यह ब्याज भुगतान को छोड़कर व्यय को पूरा करने के लिए सरकार की उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। सी. वह राशि जिससे सरकार का कुल व्यय उधार से प्राप्त धन को छोड़कर उसके कुल राजस्व से अधिक होता है। डी. एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा एकत्र किए गए कुल कर राजस्व में कमी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजकोषीय घाटे को उस राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सरकार के कुल व्यय उधार से प्राप्त धन को छोड़कर उसके कुल राजस्व से अधिक होती है। इसकी गणना सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में या सरकार द्वारा अपनी आय से अधिक खर्च की गई कुल राशि के रूप में की जाती है। किसी भी स्थिति में आय के आंकड़े में केवल कर और अन्य राजस्व शामिल होते हैं तथा कमी को पूरा करने के लिए उधार लिया गया धन इसमें शामिल नहीं होता है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, श्रम निरीक्षण कन्वेंशन शब्द कभी कभी समाचारों में किसके संदर्भ में देखा जाता है? ए. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बी. विश्व आर्थिक मंच। सी. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद या डी. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। श्रम निरीक्षण कन्वेंशन यानी LIC। श्रम निरीक्षण कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 11 जुलाई 1947 को अपनाया गया एक अभिसमय है। यह कन्वेंशन कार्यस्थितियों और श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित श्रम कानूनों तथा विनियमों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए श्रम निरीक्षण प्रणाली की स्थापना एवं संचालन के लिए सिद्धांतों व दिशा निर्देशों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। सदस्य राज्यों को औद्योगिक कार्यस्थलों पर श्रम निरीक्षण की व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संसदीय समितियों पर विचार कीजिए। 1. लोक लेखा समिति। 2. विशेषाधिकार समिति। 3. अधीनस्थ विधान समिति। 4. रेलवे कन्वेंशन समिति। 5. सार्वजनिक उपक्रम समिति। उपर्युक्त संसदीय समितियों में से कितनी स्थायी समितियां हैं? ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4, डी सभी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्थायी समितियां
ये समितियां स्थायी होती हैं, प्रत्येक वर्ष या समय समय पर गठित और निरंतर आधार पर कार्य करती हैं। स्थायी समितियों के उदाहरण हैं लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, अधीनस्थ विधान समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति आदि। तदर्थ समितियां अस्थायी होती हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए रेलवे कन्वेंशन समिति की स्थापना रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश के दर निर्धारित करने के लिए की गई थी, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मैकाले का मिनट और वुड्स डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. औद्योगिक विकास, बी. कृषि सुधार, सी. शिक्षा सुधार, डी. न्यायिक सुधार। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।